Ladies and gentlemen, welcome to Udit Talks episode number 2 where success speaks. Today we have Anurag Srivastav sir, head of the Department of Computer Science Engineering in NRI Group of Institute भोपाल। दोस्तों जो एक टीचर होता है वो लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को अच्छे से संवारता है। आज हम उन्हीं टीचर्स की लाइफ के बारे में जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रहती है। जो इंसान लाखों बच्चों को शून्य से शिखर तक पहुंचाता है, आखिर उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है वो आज हम सर से जानने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित टॉक्स। थैंक यू उदित, थैंक यू सर। हम चाहेंगे सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रोड्यूस करें। जैसा आपको उदित ने बताया, हमारा नाम अनुराग श्रीवास्तव है और आज से 20-25 साल पहले हमने जो है एजुकेशन के बारे में सोचा और पढ़ाना शुरू किया। तब मेरी उम्र शायद ये कह सकते हैं 20-22 साल की रही होगी। और पढ़ाई अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी क्लास में था तो शायद मैं 11th या 12th में रहूँगा। तो हमने अपना एक 11th-12th में रहते साथ ही अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 6th टू क्लास 9th और 10th तक के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता था। तो उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में 3-4 लोग हम ग्रुप मेंबर्स थे, जुड़े हुए थे। देन फाइनली मैंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करी 1998 में। देन इसके बाद में मैंने 3 मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी। पहली मेरी मास्टर्स जो कंप्लीट हुआ वो मैथमेटिक्स में था, बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग में मैथमेटिशियन था, एक अच्छा मैथमेटिक्स का मैं कह सकता हूँ कि मैं जानकार रहा हूँ। और फिर मैंने सबसे पहले एमएससी मैथमेटिक्स किया। फिर उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर का रुझान आ रहा था मार्केट में, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और लकीली मेरा हो गया। एंड फाइनली फिर मैंने एमसीए कंप्लीट किया अपना। 3 ईयर एमसीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एमटेक में, टेक्निकल डिग्री के लिए एमटेक में अप्लाई किया, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ, मैसूर में गया और फिर फाइनली मेरा एमटेक हो गया। तो 3 मास्टर्स डिग्री और इसके अलावा कम से कम 7 से 8 सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमने किए एट द ड्यूरेशन ऑफ माय स्टडीज़। एंड फाइनली 99 ऑनवर्ड्स एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़कर एज ए जॉब और आज तक हम पढ़ा रहे। तो सर आपने इतनी सारी डिग्रियाँ करी तो फिर आपने जॉब क्यों नहीं करा? मतलब आपके माइंड में ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग टीचिंग जॉब में आते हैं बाय चॉइस और कुछ लोग टीचिंग जॉब में आते हैं बाय चांस। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा बाय चांस जो है वो मैं यहाँ पे आ गया। इट इज़ नॉट माय एग्जैक्ट चॉइस कि मुझे टीचर ही बनना है, बट शुरू से एक शौक़ था। पहले खुद कुछ इम्प्लीमेंट करो, कुछ सीखो एंड देन फाइनली फिर वो किसी को सिखाओ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें आता बहुत कुछ है, बट हम लोग क्या होता है हम किसी को बताते नहीं हैं। तो जब हम किसी को बताएंगे नहीं तो वो चीज़ हमारे साथ चली जाएगी। तो हम जब कुछ करते थे एट दैट टाइम बहुत छोटे पैकेजेस मार्केट में चला करते थे, लोटस 1 2 3 और वर्ड स्टार जैसे पैकेज चला करते थे। तो जब उस पर कुछ हम करते थे, क्रिएटिव करते थे, या मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला, कोई आजकल तो काफ़ी कुछ आ गया, एडवांस हो गया। पहले उस टाइम पे कैलकुलेटर भी कई जगह पे अलाउड नहीं होता था, तो कुछ नई ट्रिक्स निकालते थे। केमिस्ट्री में अगर कुछ पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई शॉर्टकट बनाया तो वो शॉर्टकट फिर हम अपने फ्रेंड्स को बताते थे। फिर उसको लगता था कि यार ये आने वाली जनरेशन को भी मालूम होना चाहिए क्योंकि ये जल्दी पढ़ सकते हैं। तो एक हॉबी थी पढ़ाना। तो वो हॉबी फिर धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आया, थोड़े हमारी फैमिली इश्यूज़ हो गए और कुछ कंपनीज़ में मैं बहुत अच्छा सिलेक्शन भी था, बाहर जाने का भी मौका मिला, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पेरेंट्स की तरफ से मेरे कुछ दायित्व थे, कुछ रिलेशंस ऐसे थे। मेरे फादर कोमा में चले गए थे तो मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था एंड ही वाज सर्वाइंग 7 years इन कोमा। तो एट दैट ड्यूरेशन मेरे लिए मेरी फैमिली ज़रूरी थी, बिकॉज आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली। तो इसलिए फिर मैंने अपना बाहर जाना और कंपनी ज्वाइन करना छोड़ करके, तो ठीक है प्रोफेशन तो चॉइस थी हमारे पास, लेकिन हमने चांस ये किया, ठीक है अब हम टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो मैंने पहले शुरुआत करी स्कूलों में। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते थे, एनजीओज़ के साथ में थे। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि यार आप फ्री में कर रहे हो, कुछ कमाने के लिए भी सोचो। तो फिर हमने स्कूल ज्वाइन किए और अच्छे स्कूल्स, BHL विक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल, जवाहरलाल नेहरू, हेमा हायर सेकेंडरी, अच्छे स्कूलों में मैंने करीब 2-2.5 साल जॉब किया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक डिग्री कॉलेज में, 7-8 साल वहाँ काम किया। कैरियर कॉलेज नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वहाँ मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था फिजिकल साइंस में। फिर मुझे लगता था कि मुझे कुछ एक टेक्निकली कुछ अच्छा साउंड है तो कुछ करना चाहिए।
कुछ बच्चों को और सिखाना चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया एंड तब से आप लोगों के साथ में ही हैं और बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है। जितना ज़्यादा सीखते हैं ऊंचाइयों पे पहुँचते हैं। तो अब हमें जाकर के एहसास होता है कि एक टीचर वास्तव में एक टीचर नहीं है। जब कोई बच्चा कहीं पर अगर साइंटिस्ट बनता है तो हमें लगता है हम साइंटिस्ट बने, कोई जब देश की सेवा के लिए डिफेंस में जाता है तो हमें लगता है हम डिफेंस में। तो मुझे लगता है कि टीचिंग जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आप हर फील्ड को महसूस कर सकते हैं। बाकी आप अगर मान लीजिए मैं किसी एक फील्ड में जाता तो एक ही आदमी बन जाता। अब आप लोगों के साथ है, आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो मैं बस वहाँ पहुँचूँगा। सर जितना आपने बताया तो हमें तो ऐसा लगता है आज हमको भी और ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे आज आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो आपने जब शुरू करा होगा तो आप एक नॉर्मल टीचर, स्कूल टीचर हैं, और अब आप एक इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। तो वो सफ़र कैसा रहा, आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कैसे बने? अच्छा, देखिए क्या है कि शुरुआत तो हमने भी ऐसे ही करी जैसे कि सभी टीचर्स करते हैं, क्योंकि लेकिन हमने क्योंकि पहले से जुड़े रहे, हॉबी हमारी रही, तो हमने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए जो जनरली लोग करने से बचना चाहते हैं। कि आप क्लास में पढ़ाने गए तो लोगों का शौक़ रहता है कि भाई गए, हमारा काम है, हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने बोला हमें समझ में आ गया और हमारा काम ख़त्म हो गया। बट मुझे ऐसा लगा कि एक टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो जाए और क्लास में पढ़ा दे और चलाए। उसका काम ये भी है कि वो सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि उसकी क्लास ख़त्म होने के बाद भी बच्चे का मन करे कि यार एक बार मैं और पढ़ लूँ, एक बार मैं सब्जेक्ट पलट लूँ। तो इसके लिए फिर मैंने शुरू में बहुत काफ़ी स्ट्रगल भी किया, क्योंकि इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, बुक्स के माध्यम से ही पढ़ना पड़ता था, पढ़ाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब हमने प्रैक्टिकल्स से जोड़ना शुरू किया, जैसे आप देखेंगे जनरली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, और मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो एक सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री आता है कई जगह पे, है ना। और ऐसे ही फाइनल ईयर एमएससी में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एक सब्जेक्ट है। तो मैंने एमएससी भी पढ़ाया है, बीएससी भी पढ़ाया है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, और ये तो इनके एप्लीकेशंस जब आप बच्चों को बताते हैं, जब आप आज तो बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उस समय इतने ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते थे। तो हम लोग उस टाइम पर डिज़ाइन करना और उसको बैठ के बनाना, इंटरनेट कैफ़े में जाना, स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, एनिमेशन बनाना, और फिर उसको स्कूल में ला करके, और उनके उस समय इतना बड़ा प्रोजेक्टर भी नहीं मिलता था, तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर उसको चला के 5-5 बच्चों को बुला के समझाना कि ट्रिग्नोमेट्री हमें प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ काम आने वाली है। तो वो एक अलग एंथुसियाज्म था, पढ़ाने का एक शौक़ था, रात भर नींद नहीं आती थी। देन धीरे धीरे फिर आगे बढ़े, लोगों ने हमें और भी जिम्मेदारियां दी। जैसे अभी मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, और मुझे ख्याल से 20 साल हो गए मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बने हुए। बीच में मैं वाइस प्रिंसिपल भी रहा, फिर अभी भी थोड़ा सा मैं खुद ही पीछे हटा, क्योंकि मेरे पास जब एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स पीछे छूटने लगता है। मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स टीचर्स को भी देखा जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो मैंने देखा कि जब तक वो टीचिंग कर रहे थे तब तक अच्छा था, जैसे जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में गए वो टीचिंग कहीं ना कहीं छूट गई, और फिर बच्चों से साथ छूट गया, और एक जो जिस चीज़ के लिए आए थे इस फील्ड में वो छूट गई। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बैलेंस रहे। और आप कभी भी, अभी आप स्टूडेंट से अभी आप देखेंगे कि आप मुझे हर सेमेस्टर में पढ़ाते हुए मिलूँगा मैं आपको, कहीं सेकंड में पढ़ाऊँगा, कहीं फोर्थ में, कहीं फिफ्थ में, कहीं थर्ड में, कभी फर्स्ट में, मगर एक पढ़ाना ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो मेरे ख्याल से सभी में रहती है, हम में भी है, आप में भी है ना। बट एक टीचिंग स्किल जो है वो अंदर से ही डेवलप होती है, कि जब हमें लगता है कि यार हमारे पास कुछ है जो हम अच्छे से अच्छे तरीके से दे सकते हैं, तो वो चीज़ मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि रहे। लंबा सफ़र था, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छे संस्मरण भी हैं, कुछ कड़वी यादें भी हैं, लेकिन ये है कि ठीक है, ओवरऑल अभी सही है। सर पहले आप एक नॉर्मल टीचर थे, अभी आप एक एचओडी हैं, तो फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि जब हम टीचर थे तो सिर्फ प्योर टीचर थे, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होता था, पढ़ो और पढ़ाओ, और कोई दूसरा काम नहीं है। पढ़ना, पढ़ाना और बच्चों के साथ डिस्कस करना। बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, बच्चों के साथ ग्राउंड में बैठ के पढ़ना। ये जनरली आप देखें ऐसे टीचर्स बहुत रेयर मिलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बोलते थे कि चलो आज होटल चलते हैं, मेरी तरफ से पार्टी है, और वो वहाँ पर हमको पढ़ाते थे।
तो इस तरह से जब हम बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, बट जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में आए और एचओडीशिप बढ़ी, तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आउटसाइड द क्लास थे वो मेरे कम हुए थोड़े से। ये मुझे एक नेगेटिव दिखता है मुझे अपने के अंदर कभी कभी। और दूसरा ये एक इमेज का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जब आप एक टीचर हैं तो आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। जब आप टीचर हैं तो आपके मन में ये नहीं आता कि बच्चे ने टाई लगाया है कि नहीं लगाया, बच्चे ने जूता पहना कौन सा है। बच्चा उस समय सिर्फ ये लगता है कि स्टूडेंट है, हम हैं, सब्जेक्ट है, तो उस समय उस तरीके से डिस्कशंस होता है। लेकिन जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जब आप एक एचओडी हैं, तो आपको बच्चे की डिसिप्लिन पे भी ध्यान देना है, उसकी अटेंडेंस पे भी ध्यान देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग कभी कभी जो है वो क्या हो जाती है, डोमिनेट हो जाती है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के सामने एक टीचर जो है वो कभी कभी डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि टीचर अगर आप कभी भी अपनी लाइफ के किसी भी अच्छे टीचर्स को, या टीचर्स को, मैं अच्छा और बुरा नहीं कहूँगा, टीचर्स को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा आपको लाइफ में टीचर्स एक हंसता मुस्कुराता और कुछ देता हुआ आदमी मिले। डांटता हुआ मारता हुआ टीचर जनरली याद नहीं रहता। जो डांटता रहता है, जो मारता रहता है, जो हड़काता रहता है हमेशा, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो बेसिकली अब क्योंकि दोनों रोल निभाने हैं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जब मैं क्लासरूम में रहूँ तो मैं एज ए टीचर रहूँ, और व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय कैबिन एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सो एट दैट टाइम जो है आई विल प्ले माय रोल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मेक श्योर कि जो है एक डिसिप्लिन एक डिपार्टमेंट के अंदर जो होना चाहिए वो मेंटेन रहे। सर बहुत बार हमने भी देखा है, और सभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप जो एग्जांपल लेते हैं वो ऐसे रियल ज़िंदगी लाइफ मतलब लोगों की ज़िंदगी से एग्जांपल लेते हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। आप जो ह्यूमर यूज़ करते हैं, आपकी जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो नए टीचर जो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या जो मतलब नए टीचर बनना चाहते हैं, या जो अभी नए नए टीचर बने, तो वो अपने अंदर कैसे इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर ने बहुत कुछ पढ़ा है और हमें ज़रा सा समझ में आया, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि टीचर ने बहुत थोड़ा ही पढ़ा है लेकिन हमें पूरा समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि एक नए टीचर कैसे डेवलप हो? देखिए एक्चुअल में क्या है ना, ये बेसिकली टीचर, मैंने जैसा शुरू में बोला कि बाई चॉइस और बाई चांस डिपेंड करता है टीचर। तो समटाइम्स दो तरह के टीचर्स हमेशा हमको अपनी सोसाइटी में मिलते हैं। एक वो टीचर्स होते हैं जो बाई शौक, मतलब उनका कभी हॉबी रहा हो पढ़ाना, बच्चों के साथ डिस्कशन करना, तो वो इस तरह का इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट कर लेते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का स्किल, अपना पढ़ाने का तरीका, एक क्लास के अंदर क्लास को मैनेजमेंट का तरीका, ये वैसे तो बीएड में भी पढ़ाया जाता है, बट ये कोई तरीका मुझे नहीं लगता, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे आता है। और दूसरा, कुछ टीचर्स ऐसे हो जाते हैं जो कहीं नौकरी नहीं मिली, चलो यार एक काम करते, टीचर बन जाते हैं हम लोग, है ना। तो जब टीचर बन गए, अब उनका कंसंट्रेशन पढ़ाने में नहीं है, उनका कंसंट्रेशन इस बात पे है कि यार गवर्नमेंट की जॉब कहाँ निकली है, तो मुझे तो वो जॉब भरनी है। तो जब मैं रात भर बैठ करके इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो मैं दूसरे दिन क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पढ़ूँगा? तो कहीं ना कहीं, और मेरा सबसे अच्छा अगर अपने किसी कुलीग को या अपने जूनियर्स को अगर कुछ बताना चाहूँ, या मैं अगर ये किसी नए टीचर को अगर मुझसे कुछ सीखना है, तो मैं शायद यही बोलूँगा कि आप कितने भी पुराने हो जाएं, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाएं, आप क्लास में जाने से पहले अपने माइंडसेट में ये दो बातें ज़रूर करें कि मुझे स्टूडेंट्स को कितनी देर पढ़ाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे 1 घंटे पढ़ाना है, तो 1 घंटे पढ़ाने के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट कितना है, क्या प्रिपरेशन है मेरे माइंडसेट में क्या है। तो जब आपके पास ये दो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार ये मेरा जो मटेरियल है वो 1 घंटे से कम है, तो ये जो फिलिंग टाइम है ये किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो मैं इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि मेरा बच्चा जो स्टूडेंट है वो क्लास में एंगेज रहे मेरे साथ, तो इसमें मैं जोड़ूं, या मैं उसको किसी एग्जाम्पल से जोड़ूं, या मैं वहीं के वहीं एग्जाम्पल्स क्रिएट करके उसको दूं, है ना, या मैं अपने टॉपिक को किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करूं ताकि वहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ में आए। और जिस दिन किसी भी टीचर को ये समझ में आ जाए कि जब वो पढ़ा रहा है और लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी ठीक पटरी पे चल रही है, मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो अभी भी है, लेकिन पटरी पे है गाड़ी, पटरी से नहीं उतरी। और कई बार ऐसा होता है, ये बात सही है, कई बार कुछ प्रेशर्स होते हैं,
लगता है कि सिलेबस जल्दी कवर अप हो जाए, तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल हम क्लास में लेकर के टीचर्स चले जाते हैं। तो मैं अपने सभी कुलीग्स को, अपने सुनने वालों को, सबको यही समझाना चाहता हूँ, आप ज़्यादा मत दीजिए, आप थोड़ा दीजिए मगर अच्छा दीजिए, तो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप ज़्यादा बताएंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वालिटी पे दें, क्वांटिटी पे ध्यान ना दें। करेक्ट। सर जैसे कि जब आप क्लास में पढ़ाने आते हैं तो आप बहुत फ्रेंडली नेचर, बहुत एकदम एक नॉर्मल टीचर के जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन जब सर आप एज ए HOD होते हैं तो आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब मैंने सारे बच्चों से सुना है ना कि सबसे आप मतलब कि एक बार देखिए, ये बेसिकली जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी जॉब का पार्ट है। जब मैं क्लास में टीचर हूँ और अगर मैं एक डोमिनेटिंग टीचर हूँ, मैं क्लास में जाऊँ, डांटूँ, मारूँ या समझाऊँ और स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, तो शायद हो सकता है कि डर की वजह से या किसी मेरे ऐसे एटीट्यूड की वजह से कोई स्टूडेंट, हो सकता है मेरा एक स्टूडेंट ये कहे कि यार मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने टीचर से पूछ लूँ कि मुझे दोबारा से बता दे। तो मुझे लगता है अगर किसी दिन किसी भी बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि यार मैं ये चीज़ नहीं पूछूंगा टीचर से, क्योंकि ना मुझे लगता है टीचर मुझे डांट देंगे या मेरी इंसल्ट कर देंगे या डोमिनेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये टीचर की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस प्रकार से हम घर में भूख लगने पे अपनी मम्मी से ये नहीं कहना, मतलब कहने से डरते नहीं हैं कि भूख लगी है, मगर घर में जो रखा दाल चावल है वो हम नहीं खाएंगे, भूख तो लगी है मगर जो आपने लौकी की सब्ज़ी बनी है ना, ये मेरे को ये नहीं खाना है ना। तो जिस तरह से हम अपनी माँ से ये बोलने से नहीं पीछे हट रहे, या हम अपने पिताजी से ये बोलने से पीछे नहीं हट रहे कि ये शूज़ आपने मेरे को दिला दिए हैं, ये ब्लैक कलर के हैं, मुझे तो ब्राउन कलर ही पसंद है, मैं तो ब्राउन ही लूँगा। तो उसी तरह से हमें अपने टीचर से भी उतना ही फ्रैंक होना चाहिए कि सर आपने ये टॉपिक पढ़ाया, मगर 3 बार मैं पढ़ा चुके हैं, मगर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि वो अपने लिए, आपके लिए कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करके आपको बताए, उसका फ़ायदा दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। तो ये मेरा रोल है, ये मेरा वर्क है। तो इसलिए मैं जब क्लास में आता हूँ तो मैं आपके साथ में फैमिलियर रहता हूँ, एज ए फ्रेंड रहता हूँ, एज ए बिग ब्रदर रहता हूँ कि भाई आपका एज ए मार्गदर्शन है कि भाई ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब मेरा क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी डिस्कशन का इन्वायरमेंट होगा। वेयरएज़ जब मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की चेयर पे बैठूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर अगर मैंने किसी एक बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक ये कह दिया कि ठीक है बेटा तुम लंच में घर चले जाओ, तुम्हारा मन है तो तुम घर चले जाओ, या तुम्हें आज मन नहीं कर रहा क्लास अटेंड करने का तो तुम घर चले जाओ, थोड़ी 1 घंटे बाद आ जाना, तो ऐसे तो फिर मेरा पूरा डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा और फिर मेरे टीचर्स भी खाली हो जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा। तो वहाँ मेरी मजबूरी है कि एज ए रोल ऑफ द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कि मुझे उस चीज़ को वेरीफाई भी करना है कि आप घर क्यों जाना चाहते हैं, है ना। जब मैं क्लास में हूँ, आपने मुझसे बोला, किसी बच्चे ने मुझसे बोला सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। उन्होंने बोला अभी भी नहीं समझ में आया, तीसरे तरीके से समझाऊंगा, अभी भी नहीं समझ में आया। तो जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जब मैं नया टीचर था तो मैं कहता था कि ठीक है, जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं कहता था ठीक है, 3 बार समझाने पर भी नहीं समझ आना, अब किताब बंद कर दो, ठीक है। और किताब बंद करने के बाद एक जोक सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, है ना। बहुत सारी लॉट ऑफ स्टोरीज़ मेरे पास है और मैं खुद एक स्टोरी राइटर भी हूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी छोटी स्टोरीज़ क्रिएट करता हूँ। हालांकि मैंने अभी लिखी नहीं है कभी ऐसी स्टोरीज़, बट क्रिएट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें मजाक भी होगा, थोड़ा हंसी भी होगी, 5 मिनट 6 मिनट हम उनको माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो जब माइंड रिलैक्स होता है एंड देन उसके बाद वो टॉपिक उठाते हैं, तो बच्चे ने मुझसे कई बार कहा कि सर पहले आपने 4 बार बताया तो मुझे समझ में नहीं आया, आफ्टर दिस लिसनिंग ऑफ योर स्टोरी एज वेल एज आफ्टर जब आपने जोक सुना दिया उसके बाद मुझे जो है ना 5 मिनट बाद आपने पढ़ाया तो मुझे समझ में आ गया। वो चीज़ मेरे लिए वहाँ पर एज ए मेरा टीचिंग रोल वो मैं प्ले कर रहा हूँ। बट व्हेन आई वाज इन हेड ऑफ द चेयर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उस टाइम पे मेरे पास अगर कोई आके कहेगा मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं उसको जोक नहीं सुना सकता, है ना। उसके लिए मुझे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई वाकई में सर दर्द हो रहा है क्या, या जैसे स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड होते हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे घर जाना है, या कई बार बॉयज़ भी होते हैं, उन्होंने कहा मुझे घर जाना है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ भोपाल में नहीं रह रहे हैं, है ना, तो बाहर के हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने किसके ऊपर भरोसा किया है, हमारे ऊपर भरोसा किया। अब बच्चा हॉस्टल से निकलता है या अपने रूम से निकलता है और सुबह कॉलेज आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं कॉलेज आ गया हूँ, और इसके बाद मुझसे बोलता है सर मुझे लंच में घर जाने दीजिए,
मुझे ज़रूरत है, और मैंने बिना वेरिफिकेशन किए, बिना कुछ किए और उसको विदा कर दिया, और वो जा रहा है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, है ना, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा। पेरेंट्स किसके ऊपर विश्वास करेंगे? हमारे ऊपर कि सब हमारे पास आया, लेकिन वो कहीं गलत है, उसको हमारी ज़रूरत है लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ता है, मैं इमीडिएटली कॉल करता हूं पेरेंट्स को कि भाई टीजी के पास जाइए, टीजी कॉल करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड देन उसके बाद मेरे पास आइए, ज़रूरत होगी तो हम आपको भेजेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो कई बच्चे मेरे पास ये कहते हैं, सर आप पेरेंट्स को क्यों बता देते? तो हम तो कहीं और जाना चाह रहे थे, आपसे झूठ बोले थे। तो एज ए टीचर मैं आपके झूठ को समझ करके भी अनजाना बन करके चलूँगा। जैसे मम्मी पापा को मालूम है कि आपको भूख तो लगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन आप बार बार कह रहे हो भूख नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में क्या दाल चावल रखा रहता है तो कहते हैं भूख नहीं है, चावल नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, मुझे तो पूड़ी खाना है या मुझे लड्डू खाना है। तो मम्मी पापा समझते हैं ये झूठ बोल रहा है, इसका भूख तो है लेकिन ये खाने का मन नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो बीइंग ए टीचर मुझे मालूम है कि आपको क्या देना और कैसे देना, तो वो मैं करता हूँ। लेकिन बीइंग ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बताऊँगा, या मैं आपको जाने की परमिशन दे दूंगा और कल कुछ गलती हो गई तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे ऊपर मेरी संस्था ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे मतलब उनके पेरेंट्स ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मुझे उनका विश्वास भी तो रखना है। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इस चेयर पे हूँ और मेरा एक स्टूडेंट आके कहता है सर मुझे ये चीज़ करने दीजिए, वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और दूसरा एक स्टूडेंट आता है जो मेरी क्लास में भी नहीं आता है, कभी आता है, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, मैं कह सकता हूँ वीक स्टूडेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को कुछ सपोर्ट किया और वीक स्टूडेंट आके मुझसे ये कहेगा कि सर मुझे भी वो चीज़ दीजिए, तो मैं उसको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उस समय मेरे ऊपर क्या ब्लेम लगेगा कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, नियम जो बनाना है या जो रूल्स फॉलो कराना है, वो मुझे सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है। तो मैं अपने पद पर रह करके किसी को ज़्यादा किसी को कम प्यार करूँ तो ये मेरे लिए गलत होगा। बीइंग ए टीचर हो सकता है, आपको ही मालूम है, जैसे मम्मी पापा के साथ होता है, 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है छोटे से ज़्यादा दुलार होगा, है ना, या बड़ा बाहर जा रहा है तो उससे ज़्यादा दुलार, ममता, स्नेह हो जाएगा। तो ऐसे बीइंग ए टीचर हो सकता है कि 2 बच्चे अच्छे लगे, 1 बच्चा थोड़ा कम अच्छा लगे, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए एक बच्चा अच्छा और एक बच्चा खराब। वहाँ आपके लिए सारे बच्चे बराबर है, सारे टीचर्स बराबर है ना, क्योंकि वहाँ हमें कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको हमें फुलफिल कराना रहता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। सर इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपने बहुत सारे बच्चों को प्लेस करा है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लेस हुए आपके अंडर में, तो वो बच्चों के एक्सपीरियंस कैसे हैं जिनके जॉब लगे और जिनके नहीं लगे, उन दोनों में क्या कॉमन थे? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है, सभी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए। बेसिकली देखिए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने 2 चीज़ें देखी जो हर एक अच्छे प्लेसमेंट में बच्चे को मिली। क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी नॉलेज है, मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट, बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट होने के बाद में जॉब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। 19 में अभी कुछ कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, तो 1-2 बच्चे, 5-10 बच्चे ऐसे हो सकते। बट जो बहुत अच्छे प्लेसमेंट में जो उन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, तो 2-3 चीज़ें मैंने उनके बारे में देखा, नोटिस किया। एक तो उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, बट एकदम से दिमाग में नहीं आता कि क्या करना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टोरी जनरेट करके बोलता हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि यदि मान लीजिए कि 2 आदमी जो है एक गाँव में जा रहे हैं और रास्ते में एक नहर आ गई, तो अब एक आदमी वहाँ पर खड़े होकर के ये सोच रहा है कि यार ये इसको कैसे क्रॉस करना है, और उधर से दूसरे आदमी ने नहर क्रॉस कर लिया। तो ये कैसे हुआ कि एक आदमी ने नहर क्रॉस कर लिया और एक आदमी वहीं खड़ा होकर सोच रहा है कि नहर कैसे क्रॉस की जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमने जो सीखा, हमने जो पढ़ा, उसको कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो हमारे पास इमीडिएटली आना चाहिए। समटाइम्स जैसे मैंने बताया कि उसमें से एक आदमी ने कर लिया, उसने क्या देखा, पास में एक ताड़ का पेड़ लगा हुआ था, वो ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया और आगे झुका तो वो पेड़ की दंगाल झुकी और वो उधर उतर गया, कूद गया। लेकिन ये वाला इंतज़ार कर रहा था कि भाई हमने तो पढ़ाई करी थी कि बांस की जो एक पुल बनेगा या एक सीढ़ी बनेगी और उस पर टपरा बिछेगा और फिर हम उस पर जाएंगे, तो ये इंतज़ार ही करता रहा। पढ़ाई दोनों ने बराबर करी, उसने भी इसके साथ खेला। तो खेलना उतना ही ज़रूरी है, स्पोर्ट्सशिप उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि
आपकी स्टडी। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्सशिप खेलते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपका दिमाग बहुत तेज़ी में चलता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या होता है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपको आता बहुत सारी चीज़ें, बट जब क्वेश्चन आता है तो आप 2-3 मिनट तक उसका बेस्ट आंसर बनाने में टाइम लगा देते हैं, और फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बेस्ट आंसर आ ही नहीं पाता, और सही समटाइम हम हेजिटेशन की वजह से बोल नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने देखा कि जो अच्छे बच्चे जो प्लेस्ड हुए उनके पास में क्या था, एक क्विक आंसरिंग था कि फटाफट आंसर। समटाइम्स उनके आंसर्स रॉन्ग होते थे बट वो क्विक आंसर्स देने की कोशिश करते थे। एक क्वेश्चन आया तो फट से उसके सॉल्यूशंस क्रिएट करना। तो आपका माइंड कितना तेज चल रहा है। कंपनीज कभी ये नहीं कहती कि आप पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी सीख करके मेरे पास आओ। कंपनी कहती है आपके पास 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक आपका एटीट्यूड, वर्क एटीट्यूड क्या है, आपके कंपनी को कहाँ पहुँचा सकते हैं, है ना, वो है। तो एक वो होना चाहिए। दूसरा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपका बेसिक नॉलेज क्या कहता है ना, बेसिक किस तरीके से हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास एल्गो का नॉलेज है, आपके पास फ्लो चार्ट का नॉलेज है, आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी कंपनीज ऑफर करेंगी कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हमें उसका कोड नहीं चाहिए। हमें प्रोग्राम बनाने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे मगर वो सॉल्यूशन देने वाला हमें कोई नहीं मिलेगा। तो एक दूसरी चीज़ हमने ये नोटिस करी कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज खूब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बोलना थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन ये चीज़ पहले डिस्कवरी का टाइम था। साइंटिस्ट रोज नई चीज़ डिस्कवर कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। डिस्कवरी ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। अब इनोवेशन का टाइम है। आप किसी भी चीज़ में नया क्या कर सकते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई नई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है कि आप जब स्टूडेंट के साथ में भी अगर हम देखेंगे तो लोग डिस्कवर करके कोई नई चीज़ डेवलप करने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन पुरानी चीज़ में आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करके और उसको बदल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। एक और चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा जो हिंदी मीडियम से स्पेशली आते हैं, उनके साथ एक हेजिटेशन हमेशा बनी रहती है। हम आंसर हिंदी में करें, हम आंसर इंग्लिश में करें, है ना। और एक और क्वेश्चन रहता है कि समटाइम्स दे आर गिविंग द आंसर्स इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और फिर बाद में उनको लगता है यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो फिर उसको सुधारने के लिए वो हिंदी पीछे से बोल देते हैं। तो समटाइम्स आप एचआर के सामने ये शो ऑफ कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है कि लैंग्वेज जरूरी है, बट लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन ए टेक्नोलॉजी फील्ड। टेक्नोलॉजी फील्ड में लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता जितना आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है। तो नॉलेज हमें जितना मिल सके, जितना गेन हम कर सकें, नॉट इवन दो सब्जेक्ट्स विच आर इज इन अवर कैरिकुलम। जो हमारे कैरिकुलम में वो तो हमें टीचर पढ़ा ही रहा है, वो तो हम सीख ही रहे, रादर देन दिस क्या चल रहा है। जैसे अभी आप लोग देखिए, एक कॉन्सेप्ट आया नया अभी, चैट जीपीटी। सब जानते हैं बट मैक्सिमम लोगों को आप देखिए वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको यूज़ नहीं करते। वाई? बिकॉज उनको लगता है अरे यार ये चैट जीपीटी ख़राब चीज़ हो सकती है, अच्छी है कि नहीं है। लेकिन हम जब उसको यूज़ करेंगे तो हमें उसके कई प्रॉन्स एंड कॉन्स मालूम होंगे, देन हम जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको ये तो मालूम है कि चैट जीपीटी है, बट कितनी है, कहाँ है, क्या यूज़ है, वो हम पढ़ते नहीं। दूसरा एक चीज़, स्टूडेंट्स आजकल मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने रेगुलर जो न्यूज़पेपर रीडिंग और जो करंट अफेयर्स है उससे नहीं जुड़ते हैं। उनको उनसे भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम रहेगा कि आप दुनिया किस साइड में जा रही है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, और हमें उस डायरेक्शन में पहुंचना है। अगर आगे बढ़ना है, फाइट करना है, तो हमें किससे आगे निकलना है। जैसे कहते हैं ना, अगर रेस में 4 लड़के दौड़ रहे हैं तो हम उसके लिए कभी ये, अगर हमें 1 महीने पहले पता चल जाए कि ये 4 लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं जिनके साथ मुझे फ़ाइट करनी है और 100 मीटर की रेस में फ़ाइट करनी है, तो वहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर 100 मीटर नहीं दौड़ना है, वहाँ आपको उन 3 लोगों से तेज दौड़ना है ना। तो कंपटीशन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम किसी एग्ज़ाम में या अपने इसमें जाते हैं, अपने प्लेसमेंट के लिए जाते हैं और एचआर हमारे सामने आ रहा है, तो हमें एचआर को सिर्फ अपनी बातों से 2 चीज़ें क्लियर करनी है। भाई साहब, मैं आपकी कंपनी के लिए सबसे सुटेबल पर्सन हूँ, भले मुझे कुछ नहीं आता, पहली चीज़। और अगर आप मुझे अपनी कंपनी में मौका देंगे तो मैं आपकी कंपनी को हाइट दूंगा, प्रॉफिट दूंगा। ये कैसे, कहाँ, किस जगह पे आप मेरा यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है, मगर मैं एक मल्टी टास्किंग पर्सन हूँ। आप मुझे कई जगह पे यूज़ कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉफिट में आपकी कंपनी को कन्वर्ट करूँगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये शो ऑफ कर दिया
कि मैं आपकी प्रॉफिट में ले जाऊंगा कंपनी, आपको कोई भी एचआर फेल कर ही नहीं सकता, भले हमें टेक्नोलॉजी कुछ आती हो या नहीं आती। और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जावा और पर्ल, एंगुलर नहीं जानते, लेकिन हम जो अगर C++ नहीं जानते, डेटा स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो ये गलत है, क्योंकि वो हमारा पार्ट था और ये हमारे पार्ट में नहीं है। तो जो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जितना हमारे कोर्स कैरिकुलम का पार्ट है वो तो हमें आए, और जर्नल अवेयरनेस अबाउट द मार्केट वो हमें मालूम होना ज़रूरी। तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट जो 30 लाख के पैकेज पे गए, 50 लाख के पैकेज पे गए, 20 लाख 10 लाख के पैकेज पे गए, आप यकीन मानिए बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे। अक्सर डांट खाने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं या बीच में बैठते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स थे। ऐसा नहीं था कि बहुत क्रीम स्टूडेंट थे, बट ये है कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी थी, कुछ उनको देखिए, कई बार मैंने आप लोग क्लास में भी शायद बताया होगा कि आइडिया हमारे पास आता है, डेवलप होता है, हम उस आइडिया को अपनी ज़बान तक नहीं लाते। अगर हम उसको लाएं और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, यकीन मानिए कि आप स्टार्टअप की दुनिया में छा जाएंगे, आप कंपनी में छा जाएंगे, कोई एचआर आपको फेल नहीं कर पाएगा। बट अगर हम उस आइडिया को ड्रॉप कर जाते हैं तो हम अपना एक क्रिएशन जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम अपना एक क्रिएशन खो देते हैं। अब आज आप लोगों ने ये उदित टॉक कर रहे हैं, तो ये आपका एक आइडिया है, इस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपने ईश्वर की ने जो आपको एक दिया, आपको ब्रेन में एक आइडिया दिया, आपके उस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने ईश्वर से जो दिया आपने उसको धन्यवाद करके आप आगे बढ़ गए। बट स्टूडेंट्स समटाइम्स क्या करते हैं, धन्यवाद और सो जाते हैं। ठीक है, आइडिया आया, उदित टॉक खोलना है, लेट्स बाद में देखेंगे यार, बोले इसमें कुछ रखा नहीं है, होपलेस थिंग। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सब चीज़ कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग किस ढंग से कर रहे हैं, हमारा ढंग यदि उनसे अच्छा हो गया तो हम हमेशा ऊँचे हो जाएंगे। सर जैसे हर साल बहुत सारे बच्चों के, मतलब कुछ बच्चों के हाईएस्ट पैकेज लगते हैं, 2021 में भी लगा होगा, 22 में भी, 23 में। तो आपने एक ऐसी चीज़ मतलब क्या नोटिस करी कि उन बच्चों में रहती है सिर्फ जिनका सिर्फ हाईएस्ट पैकेज लगता है, मतलब एक क्वालिटी क्या है वो? अगर एक क्वालिटी देखेंगे तो है वो एंथुसियाज्म, कि आपको कहाँ पहुँचना है। समटाइम्स स्टूडेंट सेड दैट कि सर जॉब मिल जाए, बट ये जो पहुँचे हाईएस्ट पैकेज पे, है ना, जिसमें आप मेरे यहाँ का एक सोहम मालवीय को आप ले सकते हैं। सोहम मालवीय ने कभी भी अपनी जॉब को लेकर के उसको चिंता ही नहीं थी। फर्स्ट ईयर में जब वो स्टूडेंट आया था तो हम लोग उसको बोलते थे इसकी जॉब तो आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल ईयर में उसने 3, 4, 5 हर कंपनी में वो बच्चा बैठा, हर कंपनी में वो सिलेक्ट हुआ, मगर उसने कहीं जॉब नहीं ज्वाइन करी। तो ऐसा नहीं है, उसको ये मालूम था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मेरे लेवल की चाहिए। तो इस चक्कर में उसके मन में शुरू से एक महत्वाकांक्षा थी कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई गोल, और आई विल अचीव इट। व्हेन द स्टूडेंट्स इज इन देयर माइंड कि दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई टारगेट, है ना, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तो वो 110% वो चीज़ अचीव करेगा, है ना। अगर हमने ये सोच लिया मुझे IBM में जाना है तो मुझे IBM में ही जाना है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बट हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही डाउन करते हैं। आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया। कई बार ऐसे मानवीय पहलू आ जाते हैं, कई बार आपकी फैमिली आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फैमिली इश्यूज़ होना वो एक अलग बात है। बट हम पहले दिन ही हार मान जाते हैं जब हम ये मन में सोच लेते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, बस एक नौकरी मिल जाए। व्हेन यू आर डिसाइडेड इन योर माइंड कि आई हैव जस्ट वांट ऑफ वन सिंगल जॉब, either it may be 2.5, either it may be 3.5 lakh per year package, और either it may be 10 lakh पैकेज। तो दैट मीन्स कि आप अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, आप अपने परिवार को और अपने टीचर को ये बताना चाहते हो, आपने बोला था पढ़ा लो, पढ़ लो, एक नौकरी मिल जाएगी, हमने पढ़ लिया, हमें नौकरी मिल गई, बस। लेकिन जब आप एंथुसियाज्म होता है, जब आपके अंदर ये भावना है कि नहीं यार, आई वांट अ कोडर, मेरे को कोडर बनना है, मुझे DBA बनना ही बनना है, तो आप DBA बन जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। मेरा एक स्टूडेंट था 2003 में वो बच्चा BSc कर रहा था, और उनको एक सब्जेक्ट होता सेकंड ईयर में BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो हमने जनरली क्लास में जैसे जा कर के ये बोला कि DBA जो होता है उसकी इतनी पैकेज की सैलरी होती है और 5 फिगर्स में सैलरी होती है, और उसका ये वर्क रोल होता है, और इस तरीके से वो काम को परफॉर्म करता है। वो बहुत ही मस्तीखोर बच्चा था, उसके मन में ऐसे खड़े होकर के उसने ऐसे ही बोल दिया मजाक में सबके सामने, बोला सर आप देखना DBA तो मैं ही बनूंगा। और 35 स्टूडेंट्स थे क्लास में उस दिन, वो फिगर भी मैं कभी नहीं भूला।
और 35 स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे ही मजाक में खड़े होकर बोला सर देखिएगा मैं डीबीए बनूंगा। हमने कहा ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप डीबीए ज़रूर बनना। तो बात आई गई हो गई, वो सेकंड ईयर पास हो गया, थर्ड ईयर पास हो गया, एंड मैं भी पास होके निकल गया, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया। कुछ समय पहले, अभी 2-3 साल पहले मुझे मेरा थोड़ा सा बाहर जाना हुआ, तो मुझे दिल्ली पे ट्रेन में मैं वेट कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा खासा यंग एज का लड़का मिला, तो फैमिली भी थी, 2 बच्चे थे, वाइफ थी। वो आया मुझसे, बोले सर नमस्ते, पैर छुआ। मैंने, हम पहचान नहीं पाए कौन है भाई, क्योंकि एकदम पूरा चेहरा वगैरह बदला, दुबला पतला लड़का एकदम से मोटा हो गया। बहुत पुरानी बात है, 2003 और 2022, तो बहुत लंबा टाइम गैप था। तो फिर उसने मुझे बताया कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम रवि है। तो मेरे को तब भी याद नहीं आया। तो उसने, सर मैं 2003 में, आपने मुझे डेटाबेस में, हाँ मेरे को याद आया। फिर मैंने कहा अच्छा यार तुम तो खुद मस्ती कर दी, क्या कर रहे हो? तो उसने बोला सर आपको मालूम है मैं डीबीए हूँ, और उसने मुझे अपनी कंपनी का नाम भी बताया, बट आई फॉरगेट इट, नेम ऑफ द कंपनी। बेंगलोर में उसने कंपनी बताया, उसने मुझे अपना पैकेज बताया। बोले सर मेरा आज की डेट में 18 लाख का पैकेज है ना। और मैंने बोला फिर तुमने किया क्या? तो बोले सर मैंने, आप बिलीव करोगे, उसने सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, ऑरेकल सर्टिफिकेशन का कोर्स किया है, और फिर उसके बाद में वो बेंगलोर चला गया। तो बोले सर यहाँ भी कई बार जॉब के लिए ऑफ़र आया, बेंगलोर में भी जॉब ऑफ़र आई, लेकिन मैंने कहीं नहीं किया। मैंने डीबीए की एक टीम में एज ए जूनियर जो प्रोग्रामर था ज्वाइन हुआ था मैं, एंड फाइनली मैं प्रयास करता रहा, और मैं अभी उस कंपनी में होलसेल पूरा टीम लीड कर रहा हूँ, डीबीए हूँ। और मैंने पहले से आपसे बोला था ना मैं डीबीए बनूंगा, तो मैंने फिर आज दिल्ली, तो बोले सर एक कॉन्फ्रेंस था तो मैं इसमें आया था। तो मुझे लगा कि उसके मन में ये था कि मुझे ये बनना है, तो वो बना। देर सवेर हो सकती है, बट आपने अगर एक चीज़ ठान ली और आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ और करूँगा, तो आप ज़रूर अपने जो चैलेंज जो आपने लिया है, जो आपने टारगेट लिया, जो गोल लिया, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। बट अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जहाँ हम एमलेस हैं, जहाँ हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, विजन ही नहीं है हमारा, हमें क्या करना है? हम इंजीनियरिंग करने आए, हमने इंजीनियरिंग करी। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, घर से भेज दिया गया इंजीनियरिंग करने, हम आ गए, हमने कर ली इंजीनियरिंग। अब क्या हुआ, चलो कॉलेज वालों ने दबाव डाला तो चले गए प्लेसमेंट कंपनी में भी बैठ गए, और कंपनी में बैठ गए और कंपनी ने सेलेक्ट भी कर लिया, और कंपनी ने हमें जॉब भी दे दी। और फिर पूछो कि भैया आपने किस जॉब में है, तो बोले साहब बीपीओ कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों करी? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करी? अभी मेरे एक मित्र भी हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और बड़ी बड़ी बातें एक टाइम पे हम करा करते थे आपस में जब डिस्कशन करते थे, तो और फिर बाद में वो बातें ही रह गई, और आज की डेट में वो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव है। एक कंपनी है हैवेल्स कंपनी, उसमें वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है और लाइट बेच रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, पंखे और ट्यूबलाइट बिकवा रहे हो आप। तो हम कहते हैं कि भाई आपने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करी? तो आपको कहीं ना कहीं एक एम अपने लिए डिसाइड कर, अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियर करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट मैं बनूंगा तो सेल्समैन ही, तो आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करेंगे और आप वो भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये है कि जो भी सोचा उसको पहुँचने के लिए एक बार लाइफ में ताकत लगानी है। पहुँचे तो ठीक, नहीं पहुँचेंगे तो अगर आपने बहुत अच्छा सपना देखा है तो सपने से थोड़े से नीचे पहुँचेंगे। कहते हैं ना कलेक्टर की तैयारी कर लो तो तहसीलदार का पोस्ट तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन जब तहसीलदार ही बनने की सोचोगे तो फिर कलेक्टर तो छोड़ो, बाबू बन जाओगे फिर तो नीचे, है ना। तो ये चीज़ रहती है। सर आपके हिसाब से सक्सेस क्या होता है? एज अ स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी क्या होता है? जैसे पैसा, पावर और पीस। हाँ देखिए, पैसा कभी भी सक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसा जीवन जीने के लिए चाहिए, और जीवन 10 रुपये में भी लोग जीते हैं और 10 करोड़ में भी जीते हैं। तो पैसे को मैं कभी भी सक्सेस से नहीं जोड़ सकता। एक आदमी जो कि इंजीनियरिंग जैसी डिग्री ले लेता है, एमबीबीएस की डिग्री ले लेता है, उसके बाद भी पैसा नहीं कमाता, और एक अंगूठा छाप आदमी भी करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो पैसा कभी भी सक्सेस का पैमाना नहीं हो सकता, मेजर नहीं हो सकता। और रही बात अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो जो हमारी मानसिक संतोष होता है, जो हमारा एक मानसिक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारा मेंटल पीस किस में है, जब हम इतना पैसा हो, वो कहते हैं ना, एक कबीरदास का दोहा भी है कि साधु इतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भूखा ना रहे ना, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो पैसा इतना जो मेरे जीवन को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना मेरे पास पैसा हो, अंबार लगा करके मुझे रखने से कोई मतलब नहीं है।
और दूसरी चीज़, पैसे के साथ पावर का कोई मतलब नहीं है आज के ज़माने में। पावर आप देखेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बदल जाते हैं तो पावर भी गिर जाती है। 2 दिन बड़े से बड़े कलेक्टर को भी जिस दिन वो रिटायर होता है 5 दिन के बाद उसके ऑफिस के लोग ही नहीं पहचानते। आज मैं एचओडी हूँ, 4 लोग नमस्कार करते हैं, जिस दिन एचओडी पद से हटूंगा तो शायद मेरे को किसी को नमस्कार करना पड़ेगा, वो मुझे नमस्कार नहीं करेगा। तो पावर कोई चीज़ नहीं होती है। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने अपने जीवन को किस ढंग से जिया, और आप जीवन को तभी अच्छे ढंग से जी सकते हैं जब आपके पास मेंटल पीस होगा। और मेंटल पीस का मतलब ये है कि भाई क्या पैसा नहीं चाहिए, क्या नहीं, बिल्कुल पैसा चाहिए। पैसा उतना चाहिए जितने से हमारा जीवन निर्वाहन अच्छे से हो सके। अगर हमें लगता है कि हमारे आज हम अकेले हैं, सिंगल हैं, बैचलर लाइफ है, मेरा 5 लाख रुपए से साल के काम हो जाएगा, 5 लाख रुपए कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस 5 लाख के साथ जो बाकी का समय बचे उसको अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में दीजिए, है ना। कि सोसाइटी मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, नहीं। सोसाइटी मतलब कोई दूसरे भी हो सकते हैं, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, स्ट्रीट पे रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। अगर हम एक अच्छे टीचर हैं और अगर मेरे पास कोई आके कहे कि सर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं या आप हमें कुछ हमें समझा सकते हैं फ्री में, हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, और अगर मैं ये कह दूँगा नहीं भाई हम तो पैसा लेके ही पढ़ाते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, तो शायद मेरे ख्याल से कि फिर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, लोग हमें 4 दिन बाद भूल जाएंगे। यदि नाम आप देखो, किसी भी धनी व्यक्ति को, किसी भी पावरफुल व्यक्ति को एक समय के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय व्यक्ति को लोग लाखों सालों तक, बहुत लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। तो लोकप्रिय बनना एक बहुत बड़ा एक रोल मुझे लगता है। एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा भारतीय नागरिक, एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी को कुछ दे सके। यह तो ऑब्वियस सी बात है, एडिसन ने बल्ब बना दिया तो उसका नाम लोग जानने लगे, एरोप्लेन बनाने वाले को भी जानने लगे, है ना। तो हम या तो कुछ ऐसा बना दें जिससे हमें पब्लिक जानने लगे, वो सक्सेस हो जाएगी हमारी, है ना। और चाँद पे आज हम गए, चाँद पे कल दूसरा देश जाएगा, परसों चाँद पे हमारा तीसरा भाई जाएगा, तो चाँद पे भी हम जाने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे बन जाएंगे, है ना। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग या एडविन अल्ड्रिन को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि वो पहले थे। तो या तो हम किसी चीज़ में पहले बन जाएं और सक्सेस मिल गई और हम अचीव कर लेंगे सक्सेस को, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम पहले नहीं बन सकते तो हम आखिरी ना बने, हम कुछ दूसरे रास्ते, ऐसा हम कह सकते हैं ओनली वन या नंबर वन, ओनली वन या नंबर वन, ओनली वन या फिर नंबर वन। भाई जैसे मेरा साथ है, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सारी समाज सेवाएं की हैं, बट आज की डेट में मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, कॉलेज में मेरा टाइम बढ़ गया है। अदरवाइज़ हमने NGO फॉर्म किया है, हमने NGO में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कोचिंग पढ़ाई है ना। भूकंप आया तो लोगों के घरों से सामान कलेक्ट करके और जमा किया, दिया लोगों को। गुजरात में भूकंप आया था, आपने भी सुना होगा, सन 2002-3 की बातें हैं, है ना, 5-4, हाँ 2-3 की बात थी। तो मेरा कहने का मतलब, जब एट दैट टाइम मैं यंग था, अभी मैं इतना यंग नहीं हूँ कि मैं इतना डायनेमिक भी नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी वजह से या तो मेरे कुलीग की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे स्टूडेंट्स की, मेरे यहाँ पे काम करने वाले किसी की, या मेरे आस पड़ोस में किसी की तो लाइफ में कोई चेंज आए, ताकि लोग मुझे मेरे मरने के बाद याद तो करें। ये एक चीज़, ये अगर आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है और इसके लिए आप कुछ करते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ सक्सेस। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सक्सेस को और किसी चीज़ में मुझे नहीं लगता कि हमें मेजर करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत आएगा, लोग करोड़पति धनी लोगों को भी लोग भूल जाते हैं, पावरफुल लोगों को भी भूल जाते हैं, लेकिन जो किसी को समाज में कुछ दे जाता है, और देने की जो एक एज होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे हम लोग, एक ह्यूमन टेंडेंसी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं। शायद हो सकता है सब आपके व्यूवर्स मेरे से इस बात से इत्तेफाक ना रखें, बट ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो मैं कभी किसी ज़माने में थोड़ा अध्ययन किया था ह्यूमन साइकोलॉजी का। जैसे जैसे हमारी उम्र छोटी होती है, जब छोटे होते हैं, हम हर चीज़ को छोड़ते हैं, फेंकते हैं। आप देखना, छोटे बच्चे को कोई खिलौना दो, 2 घंटा खेलेगा, फेंक देगा। पेन दो, 2 घंटे अच्छा लगेगा, फेंक देगा। नया मोबाइल खरीद के पापा मम्मी ने दिया, 2 दिन बाद बुरा लगने लगता है, फेंक देते हैं हम, अरे नया चाहिए, नया चाहिए। हर चीज़ हम छोड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और जब हम अपने बुजुर्ग मतलब बुढ़ापे में जब कदम रखते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है हर चीज़ पकड़ने की, एक्सेप्टेंस आती है। हाँ, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। पैसा बचाने की कोशिश करो, रोक के रखने की कोशिश करो, संबंध रोकने की कोशिश करो, है ना। इसको किसी को नहीं देंगे, इसको किसी को नहीं देंगे, अरे रखे रहो घर में, कभी तो काम आएगा, अरे रखे रहो कभी तो घर में काम आएगा। अभी आप देखिए मेरे पास में, अगर आप देख पाएँ तो मेरे टेबल के पीछे जो है ना, बहुत सारी बुक्स रखी हैं।
ऐसी मेरे पास कम से कम 100 बुकें और हैं, ये मुझे लानी है और ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को डोनेट करूँगा, एक एक करके सब देते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे पास रखी है, मैं अगर अब ये सोचूं कि ये मेरे पास रहे तो इसका क्या होने वाला है? मैं तो पढ़ लिया, तो ये रहेगी, मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा जब तक पहुंचेगा तब तक वो पता चलेगा कि चेंज हो गया सिलेबस। तो ये उन स्टूडेंट्स के काम आ सकती है जो आज पढ़ रहे हैं और शायद उनको किताबों की ज़रूरत हो, तो वो आज ये इस चीज़ को लेते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना युवावस्था में हम लोगों को करनी चाहिए, ये आपको एक सही दिशा देती है, स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता। जब मौका मिले सोसाइटी की हम जो हेल्प कर सकते हो, जितनी हमसे, मैंने देखा आजकल है ना स्टूडेंट्स में एक क्रेज़ नहीं है। जी पहले एक ज़माने में क्रेज़ हुआ करता था कि कहीं फ़लानी जगह भूकंप आ गया, लोग इकट्ठे हो जाते थे, चंदा करते थे, कलेक्शन करते थे, वहाँ भिजवाते थे। कहीं पर कुछ बात हो गई, बाढ़ आ गई, 4-5 बच्चों की टोली बन जाती थी, चलो वहाँ से बचा के लाते हैं, पानी गिर रहा है, लोग छतरी लेकर के लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। बट ये चीज़ें, हेल्पिंग नेचर धीरे धीरे कम होता, हम अपने में सिमटते जा रहे हैं। तो अगर हम सब अपने में सिमट जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे जुड़ेगी? तो दुनिया को कहीं ना कहीं जोड़ना है, तभी तो लोग हमें बहुत सालों तक याद रखेंगे और वही हमारा सक्सेस होगा। जितने साल तक हम मैं अगर सक्सेस का एक एग्जांपल दूं तो सक्सेस इज इक्वल टू द हाउ लॉन्ग द सोसाइटी पीपल्स रिमेंबर यू। आपको कितने सालों तक आपके जाने के बाद अगर कोई याद कर रहा है तो वही आपकी सक्सेस है। सर आपने सक्सेस को तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा कि सक्सेस क्या होती है, मतलब जो इंसान की मतलब वे ऑफ थिंकिंग रहता है वो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी है। पर आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है इंसान के लिए? क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ने देखा होगा कि जिसके पास पैसा बहुत कम है ना वो बहुत खुश है। तो इसमें हैप्पीनेस क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सक्सेस आदमी अपने लिए चाहता है, और जब आप हैप्पीनेस अपने लिए चाहने लगते हैं ना तो कभी भी वो हैप्पीनेस होती ही नहीं है। आनंद जो है, हैप्पीनेस जो है, ये आपको कभी भी अपने लिए चाहिए तो आपको दूसरों के चेहरे पे आपको अपनी हैप्पीनेस दिखेगी। आपके अंदर हैप्पीनेस तभी आएगा जब सामने वाला आपको देख करके हैप्पी होगा। रिजल्ट हमारा आया, हम पास हुए, लेकिन हम खुश कब होते हैं? जब हमारा रिजल्ट हमारे दोस्त लोग, टीचर्स लोग और पेरेंट्स जब देखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और वो कोई गले लगाता है हमें, तो हम खुश हो जाते हैं। हमें जॉब मिलती है, हम खुश हैं, हमें जॉब मिली। हम जॉब मिलना हमारी सक्सेस हो सकती है, हमारी खुशी नहीं हो सकती। वो खुशी किसकी है? वो हमें तब मिलेगी जब उस जॉब को मिल गई और हम अपना ऑफर लेटर ले आकर के अपने पापा मम्मी को बताते हैं, पापा मुझे जॉब मिल गई, और वो गले लगा ले और मम्मी खुश हो जाए और आज वो बेसन का लड्डू बन जाए घर में, तो वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है हमारे अंदर, है ना। इसी तरह हम जब दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, कर तो हम अपने लिए ही रहे, सक्सेस हमारी हो रही है, लेकिन वो जब किसी दूसरे के काम आने लगे और उससे जो हमें रिफ्लेक्ट मिलता है, जो रिफ्लेक्शन में मिलता है, दैट इज द हैप्पीनेस। सर इसमें एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हैप्पीनेस मतलब ये है कि हमारे जो सराउंडिंग में पीपल हैं उनको कैसा फील होता है, अगर वो खुश हैं वही हमें खुशी देंगे, वही हमें खुशी देंगे। कई बार ऐसा होता है हम खुश नहीं हैं, हम थोड़े से, हमें अच्छी वो सक्सेस नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, हम खुश नहीं है, हमारा रिजल्ट आया, हमारे नंबर थोड़े कम आ गए, हम खुश ही नहीं है क्योंकि हमारा दोस्त अच्छे नंबर से पास हो गया, सब अच्छे नंबर लाए, हम ही नहीं ला पाए। रिजल्ट दुखी से सुन करके स्कूल से घर आए और घर में हमने बताया हम पास हो गए। कितने % रिजल्ट आया था भैया? 8% रिजल्ट आया था। अरे तुम पास हो गए? और उसके बाद देखा तो पापा भी फोन लगा गए, मेरा बेटा पास हो गया, और मम्मी भी बोल रही है मेरा बेटा पास हो गया, और बहन भी खुश हो रही है, और पड़ोसी चले आए, अरे बेटा पास हो गए। तो फिर हम अपने आप खुश हो जाते, मतलब 2 घंटे पहले जिस चीज को लेके हम दुखी थे वही चीज हमें पलट गई, अभी खुशी हो गई। तो खुशी कभी भी अंदर से तभी एहसास होगा हमें जब वो हमें दूसरों के चेहरे से मिलेगी। अपने चेहरे पर अगर हम अंदर ही अंदर खुश होंगे तो वो कभी खुशी नहीं हो सकती, वो सक्सेस हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत सालों से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसा स्टूडेंट, मतलब उसने, सॉरी टू से, बट एक ऐसा कांड कर दिया जो आप आज तक कभी भुला ही नहीं पाए हो, कि वो चीज़ आपको हमेशा मतलब याद रही है? देखिए ऐसा तो मेरे ख्याल से हर एक बैच में ऐसा कोई ना कोई एक आध कांड तो होता ही है, बट अगर नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में बोलूँ मैं तो लास्ट ईयर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ इस कॉलेज में जिसने शायद मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में ये जो कांड है वो कभी नहीं हो पाएगा। एक स्टूडेंट ने कुछ मिड सेमेस्टर की कॉपी में अपने किसी टीचर को लेकर के कुछ ऐसा लिखा जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी, आज मेरी पूरी एज में
एज ए बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मोटिवेटर, मैंने खुद जो है कभी ऐसा कहीं सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं जो मैंने लास्ट ईयर फेस किया। तो एक स्टूडेंट ऐसा आया, उसने कुछ ऐसा लिखा जो थोड़ा ऐसा आपत्तिजनक है कि मैं कैमरे पे भी नहीं बोलना चाहता उसको। और तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कांड है, और ये शायद मेरे ख्याल से ईश्वर न करे कि अभी कभी कोई इसको रिपीट करे। तो क्योंकि देखिए कॉपी में हम जो लिखते हैं वो कोई ना कोई पढ़ता है, और अगर हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो भी सकते हैं तो उसको आपस में बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, और कोई भी आपसे बड़ा है तो वो आपके हित के लिए ही चीजें सोचेगा। तो उसको कई बार होता था, जैसे आपने भी किया होगा कभी स्कूलों में, कि कभी दिवाली आई तो बाथरूम में एक पटाखा फोड़ दिया, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कई बार टीचर से कुछ लोग मिस बिहेव कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर जो है वो पहले गलत रहते हैं और बच्चे से बहस करते रहते हैं, और बाद में टीचर को एहसास होता है यार हम ही गलत थे, है ना। ऐसा भी कई बार होता है। तो ऐसा नहीं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो स्टूडेंट भी गलत हो सकता है, टीचर भी गलत हो सकता है, बट ये जो इंसिडेंस, ये जो कांड था, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बहुत ही गलत था, और ये शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी लाइफ में। सर हमारे जब टॉक शो का जो लास्ट का पार्ट होता है उसमें हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको फटाफट कुछ क्वेश्चन के आंसर देना। एक एडवाइस जो सारे बच्चों को देना चाहें आप स्टूडेंट्स को। एक ही एडवाइस कम तो शब्दों एक में। एडवाइस कम शब्दों में तो यही है कि जिस काम के लिए हम निकले हैं उसको पूरा करें। पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करें, और बाकी चीजें सब सेकंड। एक एडवाइस जो आप टीचर्स को देना चाहते हैं जो पढ़ाते हैं। गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना। एक ऐसे बच्चे का नाम जो आपने भुला ना पाए हो अपने। सोहम मालवीय। एक ऐसे बच्चे का नाम जो मतलब बहुत बिगड़ा उसको भी नहीं भुला पाए हो आप। राहुल। सर मान लिया आपका पीरियड है या लेक्चर है और आपको पता चलता है कि कुछ बच्चे कैंटीन में, और आप कैंटीन में आके उनको पकड़ लेते हैं, उस टाइम आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वहीं कैंटीन में क्लास शुरू कर दूंगा। कैंटीन में पढ़ाने लगूंगा और उनसे बोलूंगा मेरे लिए भी समोसा मंगाओ। सर हमारे जो वीडियो का लास्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ऑडियंस को एक अच्छा सा थॉट है वो आप शेयर करें अपनी तरफ से। सो यू डोंट वांट टू बी अ ग्रेट टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट टू बी अ ग्रेट। तो दोस्तों आपने आज देखा, हमने सर से बहुत कुछ सीखा, आपने ही बहुत कुछ सीखा। तो मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरी बात तो कोई मानता नहीं, तो मैं सर आपसे चाहूँगा कि आप बोलें, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो शायद लोग बाग उसको माने। तो मैं व्यूअर्स से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में उदित है, और उदित ने कुछ एक अच्छा आप लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।